चैप्टर है आज हमारे पास में मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट दो डायमेंशंस में चैप्टर को समझेंगे। तो मनी वाली जो पूरी नीड है, तो मनी कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, तो करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और बैंक जो इन पैसों का क्या करता है, तो वो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स, सारी चीजें आपको चैप्टर में बताई गई है। अब क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट के डिफरेंट सोर्सेस क्या है, क्रेडिट अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम करता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। इंडिया में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज उसकी क्या स्थिति है, और इस पूरी क्रेडिट अरेंजमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यही सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर हमारा शुरू होता है मनी की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए कि अगर आपके जेब में पैसा और आप मार्केट में चले गए तो आपको जो भी गुड्स चाहिए, हाथ रखो, जेब में से पैसे निकालो, सामने वाले को पैसा दो, पैसा इंसान एक्सेप्ट करेगा, आपको गुड्स दे देगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न होती है, जब हम प्राचीन काल में चले जाते हैं, रिवर्स करके अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आता है कि पहले क्या था। पहले जब मनी का आविष्कार या फिर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किया जाता था, तब ट्रांजैक्शंस होते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम यानी कि अगर मान लो मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए रहेंगे, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास में जूते हो और वो गेहूं चाह रहा हो, तो हम दोनों की कोइंसिडेंस मीट करेगी। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक सिचुएशन है वेयर अ पर्सन डिजायर्स टू सेल व्हाट एग्जैक्टली विशेस टू बाय। मैं जो बेचना चाह रहा हूं, सामने वाला वो खरीदना चाह रहा है, और जब हम हमारे सामान के बदले सामान बदलेंगे तो बार्टर एक्सचेंज होगा। पहले ये स्थिति होती थी। अब इस स्थिति में माना कि पैसे का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन दोनों की नीड्स मिलनी चाहिए थी। अब तभी क्या होता है, इकोनॉमी में मनी का इन्वेंशन होता है, जहां पे क्या है कि आपको कुछ भी सामान चाहिए तो वो सामान आप बाजार में जाके ले सकते हो, बदले में आपको सामान नहीं देना होगा, आप पैसा दे दो। तभी गाने का भी आविष्कार हुआ था, क्या कि आप जूते दो पैसे लो। तो इस सेंस में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करने लगा। अब जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होने लगा, तो प्रीशियस मेटल्स, कैटल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता था एज अ मनी। फिर मॉडर्न टाइम जब आता है तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी डेवलप होते, जैसे करेंसी। अब करेंसी क्या है, तो एक पेपर नोट है, लेकिन उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी हम उसे खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं। वाह, लाओ मेरे पैसे लाओ। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। आरबीआई जो हमारी कंट्री में करेंसी को इशू करती है, और कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती। कोई भी इंसान इंडियन रुपी में इंडिया के अंदर पेमेंट सेटल करने में मना नहीं कर सकता है। इस कारण से हमें उसमें कॉन्फिडेंस है। दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हमारे पास जितना पैसा होता है सारा जेब में ठूस के नहीं घूमते हम, जितना हमारी नीड होती है उतना जेब में रखते हैं, बाकी बैंक में। अब बैंक में रखते हैं और जब हमारी डिमांड होती है तो जाके विड्रॉ कर लेते हैं। तो डिपॉजिट्स विद बैंक भी हमारा पैसा है और वो हमारी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं, वो होते हैं चेक की फैसिलिटी। मतलब हम अपने ट्रांजैक्शंस को बिना कैश के सेटल कर सकते हैं चेक के माध्यम से। एक पेपर होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भाई साहब मेरे ही अकाउंट से पैसा काटना, और जिसके नाम पे चेक में लिख के दे रहा हूं उसे ये पैसा ट्रांसफर कर देना। बैंक की अब यहां पे जिक्र हो ही गया है, तो बैंक क्या काम करता है। नामकरण की खुशी में मैं लंच कर लूं। देखो, बैंक की लोन एक्टिविटीज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के पास में डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, और उसी पैसे का बैंक अचार नहीं डालता है, बैंक उस पैसे को बोरोवर्स को देता है। बोरोवर्स मतलब वो लोग जिन्हें पैसे की नीड होती है, वो लौटाते भी ये सब मालिया नहीं होते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? तो इस केस में क्या हो रहा है, बैंक डिपॉजिटर्स से पैसा डिपॉजिट करता है, बोरोवर्स को लोन देता है। अब बोरोवर्स के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे अगर 100 रुपए दिए तो बदले में क्या करेगा, 115 चार्ज करेगा। और डिपॉजिटर्स ने जो पैसे डिपॉजिट करे थे उनका पैसा सेफ भी है, और उनको एक पैसा ऐड होके मिलता है। मतलब बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन डिफरेंस होता है इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट पेड में। जो बैंक इन्हें इंटरेस्ट देगा डिपॉजिटर्स को, और बोरोवर से जो चार्ज करेगा, उसमें डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट चार्ज इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर्स, और जो डिफरेंस अमाउंट रहता है वो बैंक की हो जाती है इनकम। इसी तरह से बैंक अपना घर चलाता है, लंच कंडक्ट करवाता है। इमोशनल डैमेज। इस पूरे साइकिल में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंक उठा के पूरा पैसा लोन नहीं दे देता है। डिपॉजिटर्स ने जितना पैसा डिपॉजिट किया उसका एक स्पेसिफिक शेयर, जैसे कि 15% अभी के लिए, तो इस शेयर को वो अपने पास ही रखता है ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके। मान लो कोई डिपॉजिटर पहुंच गया कि भाई साहब मेरे घर पे पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो, अपना ही पैसा लेने पहुंचेगा ना व्यक्ति, तो बैंक उसे वो पैसा दे सके। खैर,
मनी से आगे बढ़ते हैं क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट यानी कि सिंपल भाषा में लोन। अब ये लोन आप बैंक से डायरेक्ट जाके भी ले सकते हो, मान लिया जैसे मत लेना भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी। और दूसरी चीज ये भी कर सकते हो कि आप सामान भी क्रेडिट पे ले सकते हो, यानी कि सामान ले लिया, बोल दिया बाद में पैसा देंगे। तो उधार लेना सही या गलत, दो एग्जांपल है हमारे पास में, वो दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले सलीम का एग्जांपल बताया गया कि उसने क्या लिया, एक एडवांस पेमेंट ले लिया, 3000 जूते बनाने की बात करी, रॉ मटेरियल ले आता है क्रेडिट पे और उसके बाद में जूते बनाता है, जूते दे देता है, जूते दो पैसे लो, पैसा लेता है। और यहां पे हमें देखने को मिलता है कि क्रेडिट ने एक यूजफुल सिचुएशन क्रिएट करी जहां पे उसके लिए वो प्रोडक्टिविटी निकल के आई। दूसरा केस होता है स्वप्ना का। स्वप्ना भी उधार लेती है, खेती करती है, लेकिन फसल नहीं हो पाती है, फिर अगले साल के लिए फिर उधार लेना पड़ता है और वो कर्ज तले दब जाती है, एक डेट ट्रैप में फंस जाती है जहां से रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं, यह डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व और लॉस के समय पे कोई सपोर्ट होगा या नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रेडिट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लोन लेते समय डिस्कस की जाती है। एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, सारा पेपर वर्क किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एक चीज हो गई। कोलेट्रल यानी कि एसेट जो एक बोरोवर ओन करता है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप भाग गए तो बदले में मैं आपसे कुछ सामान गिरवी रखवा लेता हूं कि आप भाग जाओ, ये सामान बेच के मैं अपना पैसा तो निकाल पाऊंगा, उसे कोलेट्रल कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोड ऑफ प्रीपेमेंट मतलब आप पैसे लौटाओगे कैसे, किश्तों में लौटाओगे, लमसम दोगे, घर पे दोगे या फिर दोस्त के घर पे दोगे, कहां दोगे, कैसे दोगे, वो मोड ऑफ प्रीपेमेंट। और इंटरेस्ट रेट में वो सारी चीजें आती है, जैसे कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 100 रुपए के बदले आपसे 110 लूंगा तो 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट। एक निंजा टेक्निक है डोकोमो इंटरनेट, याद रखने के लिए ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेट्रल, मोड ऑफ प्रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पर्सन टू पर्सन, बोरोवर टू बोरोवर वेरी करती है। जैसे डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है कि अगर आप एक मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, वो आपसे बहुत इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, कोई कोलेट्रल ना मांगे शायद। जैसे अगर आप मान लो क्या है बैंक में जा रहे हो तो वो इंटरेस्ट रेट कम लगाएंगे, लेकिन वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन कोलेट्रल सब मांगेंगे। सिमिलरली एक जो सोर्स ऑफ क्रेडिट रहता है वो रहता है कि आप जिसके यहां काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो पैसा। तो वहां पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर सकता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपको फंसा सकता है। कोऑपरेटिव से भी आप क्रेडिट ले सकते हो जहां पे आपको कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होगी। A glow that wakes up with you, does the day with you, enjoys golden hour with you, and protects you. Glow sunscreen with SPF 50, vitamin C and niacinamide. For a glow that lasts from morning to golden hour. Foxtail, you glow different. मैं फ्रीक्वेंटली एलएनआईप यूज़ किया है, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं उसमें। पहले जैसे क्लास ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को दो सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट वो सेक्टर जहां टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत जेन्युइन होती है। एग्जांपल के तौर पे बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, यहां पे आरबीआई सारी चीजों को सुपरवाइज करता है। कौन रह गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि कितना लोन दिया जा रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को लोन तो नहीं दिया जा रहा है, बैंक को डायरेक्ट करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। बैंक अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करती है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। वहीं पे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात की जाए तो वहां आपको देखने को मिलता है कि कोई माई बाप नहीं है, क्या चल रहा है वहां पे एक तरह से देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जाएंगे, जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, खूब एक्सप्लॉइट करते हैं बोरोवर्स को, और इसी कारण से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बढ़ जाता है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अब जब बोरोइंग बहुत महंगी है, मतलब कि आप लोगे 100 रुपए बदले में 150 देना पड़ेगा, तो नहीं भैया लेना ही नहीं लोन, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब लोन नहीं लोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होगी, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, और जिसने ले लिया वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, तो वो फिर अगली बार लेने का नाम ही नहीं लेगा। इसीलिए ये नीड है कि चीप और अफोर्डेबल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कंट्री में इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अपनी लेंडिंग को बढ़ाए और गवर्नमेंट इस चीज को पुश करे ताकि कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और नेशनल डेवलपमेंट हो। इकोनॉमी के लिए भी, बोरोवर के लिए भी, सबके लिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अच्छा है। पर सवाल यह है कि चल क्या रहा है। फॉग मत बोलना, बहुत मारूंगा। पॉइंट यहां पे यह है, आपको यह देखना होगा कि कौन कहां से लोन ले रहा है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में मेजॉरिटी ऑफ द रिच हाउस होल्ड है, जो पहले ही वेल ऑफ है, वो एक्सप्लॉयटेशन से बच गए। और जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मेजॉरिटी ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, रूरल पुअर हाउस होल्ड जो है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से
लोन लेते हैं। क्यों जाते हैं सर गड्ढे में? देखो सिंपल सी चीज है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मांगता है डॉक्यूमेंटेशन, और वो डॉक्यूमेंटेशन पुअर रूरल हाउस होल्ड लोगों के पास में नहीं होता है, उनके पास में कोलेटरल नहीं होता है, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस पूरी समस्या का समाधान ये है कि बैंक जो है अपनी लेंडिंग बढ़ाए रूरल एरियाज में, और दूसरी चीज ये इंश्योर करे कि सिर्फ रिच और प्रॉफिट मेकिंग लोगों को ही लोन ना मिले, गरीबों को भी लोन मिले। चैप्टर का लास्ट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर्स। सिंपल अगर आपको बताऊं तो सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की मदद करने के लिए जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, टिपिकल 15 to 20 मेंबर्स एक ही लोकेलिटी में रहने वाले एक साथ आते हैं, जो भी वो सेविंग्स पूल कर सकते हैं, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए इकट्ठा करते हैं और एक फंड क्रिएट करते हैं और अपने ही मेंबर्स को लोन देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। मनी लेंडर के इंटरेस्ट रेट से बच गए, जो कोलेटरल का एब्सेंस था उससे भी बच गए और लोन भी मिल गया। बैंक को भी दिखा दिखा के चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो हमने सेविंग्स करी और उन सेविंग्स के बेसिस पे हम अपने मेंबर्स के बीच में एक कलेक्टिव पूल क्रिएट करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं, तो बैंक भी उन्हें लोन देते हैं इस केसेस पे। और मेंबर्स ही डिसीजन लेते हैं, डिफॉल्ट होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, रेगुलर फॉलोअप लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये रूरल बिल्डिंग ब्लॉक भी है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें महिलाएं हैं, तो महिलाएं फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होती हैं, वो डोमेस्टिक इश्यूज को डिस्कस कर सकती है, सोशल इश्यूज को डिस्कस कर सकती है, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है। लास्ट में आप देखेंगे तो एक प्रोमिनेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल है मोहम्मद यूनिस के द्वारा, जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया गया था। दिस वाज द होल चैप्टर, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।